नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी अगर आप थोड़ा सा भुगतान करके ये कष्ट करेंगे। अब हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल इस वक्त जब हम इस बातचीत के लिए सम्मुख हुए हैं तो कई घटनाएं एक साथ पिछले दिनों घटित हुई हैं। एक, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, जो इंडिया गठबंधन के वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरा, मीडिया पर एक बड़ा हमला हुआ है। न्यूज क्लिक नामक संस्था के एडिटर को एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनकी कंपनी पे ताला लगा दिया गया है और उनके साथ साथ तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों और उनके यहां काम करने वाले लोगों को के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उर्मिलेश अभिसार शर्मा, भाषा सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तीसरा, पिछले दिनों बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस की रिपोर्ट या कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, जिसकी वजह से देश के अंदर एक नई तरीके के राजनीति के संकेत मिल रहे हैं। चौथा, खुद केंद्र सरकार ने पिछले दिनों विशेष सत्र बुला के महिला आरक्षण बिल को कानून की शक्ल दे दी है। अब इन चारों चीजों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि देश की राजनीति में बड़ी तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपने अपने सामाजिक आधारों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को गहरे संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे राजनीति बदल रही है एक ऐसे संदर्भ में जबकि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन राज्यों की राजनीति कैसे प्रभावित होगी इन घटनाक्रमों की वजह से और क्या इनका कोई असर लोकसभा के चुनाव में पड़ सकता है? क्या प्रधानमंत्री किसी पैनिक में दिखाई पड़ते हैं? इन्हीं सब मसलों पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के जाने माने बुद्धिजीवी और कभी पत्रकार रहे प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी, जिनके साथ हम अक्सर बातचीत करते हैं जब देश की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। काफी दिनों के बाद आप हमारे साथ दिखाई पड़ रहे हैं। ये जिस तरीके से सबसे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है, फिर उसके बाद दूसरे मुद्दों पर हम आते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी किस मायने में अहम मानी जाती है? देखिए, इस देश में शायद केवल एक ही चीज का अंत नहीं है आजकल, और वो है केंद्रीय एजेंसियों की जांच का। केंद्रीय एजेंसी कहीं छापा मारती हैं, किसी को पकड़ती हैं या कोई एफआईआर दर्ज करती हैं तो उसकी जांच अनंत काल तक जारी रहती है। और जैसे ही वो अपनी कार्रवाई शुरू करती हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके समांतर प्रदर्शन शुरू कर देती है, नारेबाजी शुरू कर देती है, उनके प्रवक्ता मंच पे आ जाते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर कानून को अपना काम करने देना चाहिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी कानून को अपना काम क्यों नहीं करने देती है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकतम और समझौता विहीन कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो या किसी और संगठन और किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे का राजनीतिक दोहन अगर आप करेंगे तो वही नजारा पैदा होगा जो नजारा इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। मुझे याद पड़ता है कि 2.5 साल पहले रॉबर्ट वड्रा को ईडी ने अपने दफ्तर में तलब किया था। उस वक्त में एबीपी चैनल पे था और पूरे दिन तक वो वहां पर रहे, उनसे पूछताछ होती रही। जिस व्यक्ति के आरोप के जरिए, यानी जो एक तरह से ईडी का गवाह था या वायदा माफ गवाह था, उसको भी उन्होंने वहां बैठा रखा था। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार जो मेरे साथ उस पैनल में थे, वो कह रहे थे कि अब वाड्रा की और उस व्यक्ति की मुलाकात कराई जाएगी और ये बंदा फंस जाएगा और आज शाम तक इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। 2.5 साल हो चुके हैं, अभी तक उसकी जांच चल रही है, आज तक उस कार्यक्रम में कुछ भी नहीं हुआ। संबित पात्रा ने मेरे सामने टीवी के ऊपर कहा कि सोनिया गांधी ने हेलीकॉप्टर घोटाले में मोटा माल खाया। मैंने उसी वक्त उनसे कहा था कि अगर आप तो सरकारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप यहाँ टीवी पे बोलने की बजाय उनके खिलाफ आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते?
लेकिन लगातार टीवी पे कलाबाजियां खाई जाती रही। सोनिया गांधी के खिलाफ उस मामले में कोई भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या पार्टी ने नहीं की। मैं कहना ये चाहता हूं कि संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। संजय सिंह को तो अभी गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया तो 8 महीने से जेल में है, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, जांच लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के कुछ मामलों में तो 3-3 साल हो गए हैं जांच होते हुए, आज तक जांच जारी है। देखिए, जब तक इसके ऊपर ये प्रोटोकॉल नहीं बनेगा कि अगर आप कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो आप एक जांच की एक सीमा होनी चाहिए कि भाई 6 महीने मिलते हैं आपको जांच करने के लिए, 6 महीने के अंदर आप कम से कम चार्जशीट दाखिल कर दीजिए। अगर आप 6 महीने के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाते हैं, मामला बहुत बड़ा और गहरा है, कोई खास बात है, तो आप अदालत से इजाजत ले सकते हैं अगले 3 महीने के विस्तार के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अनंत काल तक आप जांच करते रहे, अनंत काल तक उसका राजनीतिक दोहन किया जाता रहे, चुनाव प्रचार, एक हमेशा चुनाव के बोर्ड में रहती है पार्टी, उसका प्रचार किया जाता रहे, और जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है पहले दिन से कहा जाए कि भ्रष्टाचारी है, यानी अभियुक्त को पहले दिन से ही अपराधी घोषित कर दिया जाए, जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, उसको पहले दिन से ही मुजरिम घोषित कर दिया जाए। ये सब चीजें भारत में ही हो सकती हैं, लगातार हो रही हैं, और हम सब लोग उसको देख रहे हैं और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये ऐसी स्थिति है। कानून इस तरीके के हैं कि निचली अदालतें उनमें जमानत देने से घबराती हैं, हाई कोर्ट तक उनके अंदर जमानत नहीं देता। जब तक आप सुप्रीम कोर्ट की नौबत आप पहुंचने की आती है, उस वक्त तक आप 6 से 7 महीने जेल में पड़े हुए सड़ते रहते हैं। तो ये पूरा जो रवैया है, ये पूरा रवैया किसी भी तरीके से ना तो लोकतंत्र को बेहतर बनाता है, ना कानून व्यवस्था को बेहतर बनाता है, और ना ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को किसी भी तरीके से संबोधित करता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, लेकिन उसका अगर राजनीतिक दोहन किया जाएगा तो वो खत्म होने की बजाय संदेश ये जाएगा कि कुछ लोगों को राजनीतिक भ्रष्टाचार करने की इजाजत है, और बाकी लोग अगर भ्रष्टाचार करें ना करें, उन्हें उन मामलों में फंसा दिया जाएगा। ऐसा नजारा बन रहा है। बिल्कुल। और बैक टू बैक, यानी उसके ठीक एक दिन पहले न्यूज क्लिक के एडिटर प्रवीर प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके पर आरोप यह लगाया जाता है कि दरअसल चीन से उनको फंड मिल रहा था और देश के अंदर अव्यवस्था फैलाना चाहते थे। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इमरजेंसी में मुझे गिरफ्तार किया गया था, मेरे पिताजी को गिरफ्तार किया गया था, आप भी बहुत से पत्रकारों को जानते होंगे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। मेरे ऊपर क्या इल्जाम था? मेरी तो दाढ़ी मूंछ निकल रही थी, मैं तो मतलब अभी जिसको टीन कहते हैं, मैं उससे बाहर नहीं निकला था उस वक्त तक। मेरे ऊपर इल्जाम ये लगाया गया था कि मैं इटावा शहर की एक चौराहे पर खड़े होकर भाषण देते हुए जनता को गुमराह कर रहा था, और अखबार में मैंने एक छोटा सा संपादकीय लिखा था, उस संपादकीय को पढ़कर जनता सरकार के खिलाफ भड़क रही थी। तो इस इल्जाम के तहत मुझे लगातार जेल में रखा गया, मुझे बीए पार्ट 1 का इम्तिहान भी जेल में ही देना पड़ा। अच्छा, अब उसके बाद अदालत में मेरा मुकदमा पहुंचा, क्योंकि मुझे कम उम्र का होने के कारण मेरे ऊपर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगाया गया, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में ही मुझे रखा गया जेल में। तो मेरे ऊपर जब कोर्ट में गया तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने जब पूछताछ करनी शुरू की, मेरे वकील ने जब पूछताछ करनी शुरू की, तो पुलिस अपनी एक भी बात को साबित नहीं कर पाई। वो पुराना जमाना था, जज ने मुझे जमानत दे दी, लेकिन फिर भी बहुत लंबे अरसे तक मुझे जेल में रहना पड़ा। मैं कहना ही चाहता हूं कि ये एक बहुत पुराना राजनीतिक हथकंडा है, अपने विरोधी पत्रकारों को घोषित या अघोषित इमरजेंसी के तहत इस तरीके से जेल में डालना, उनके ऊपर राजद्रोह का, आतंकवाद फैलाने का, विदेशों से पैसा लेने का, ये कोई इल्जाम नए हैं क्या? कितने बार हम लोग सुन चुके हैं, कब से हम लोग इन चीजों के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं। मैं इस प्रकार की तमाम कार्रवाइयों की, इसमें सारे के सारे तमाम मेरे मित्र पत्रकार हैं, उनकी घोर निंदा करता हूं, और मैं उसके खिलाफ लिखने भी जा रहा हूं, मैं उसके खिलाफ लगातार बोल भी रहा हूं, और हम सब लोग एक ही राह के राही हैं। क्या सरकार ने ये बताया है कि न्यूज क्लिक ने ऐसी कोई बात प्रसारित की है, प्रकाशित की है, बोली है, जिससे देश की प्रभुसत्ता और संप्रभुता खतरे में पड़ती हो? क्या इस प्रकार का कोई सिक्काबंद प्रमाण इन लोगों के पास है? मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ता। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताइए। मेरी बात मुझे भी नहीं जानकारी, मुझे भी जानकारी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, जो सरकार पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया मंचों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करती है, उस सरकार का किरदार अपने आप में साफ हो जाता है। उसके लिए कुछ कहने की हमें आवश्यकता नहीं है।
इस मसले में सीजीआई को चिट्ठियां लिखी गई हैं, करीब 16 पत्रकार संगठनों ने लिखा है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए था, इंटरफियर करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से दखल देना चाहिए। केवल चिट्ठी लिखने की बजाय इसके ऊपर एक जनहित याचिका भी डाली जा सकती है, और भी कई तरीके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में लाने की कोशिश की जा सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करता है कि नहीं करता है, और करता भी है तो किस प्रकार से करता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कई मसलों के ऊपर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के रक्षक के तौर पर सामने आया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा। बट प्रोफेसर अभय जी, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि बैक टू बैक इस तरीके की गिरफ्तारियां, मीडिया पे इतना बड़ा क्रैकडाउन, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? क्या आपको लगता है कि चुनाव से जुड़ा हुआ है, या आपको ये लगता है कि जब यूएपीए और पीएमएलए जैसे गंभीर आरोपों कानून के अंदर अगर कार्रवाई हो रही है, जिसमें कि हो सकता है साल साल भर लोगों तक को जमानत ना मिले, तो ये भी तो संभव हो सकता है कि कुछ गंभीर आरोप है कि विधानसभाओं के चुनाव, 5 विधानसभाओं के चुनाव सिर पर हैं, और लोकसभा का चुनाव भी थोड़ी ही दूर है। लेकिन ये प्रवृत्ति कोई नई प्रवृत्ति नहीं है, ये तो बहुत पहले से मामला चल रहा है, ये पूरा रवैया बहुत पहले से चल रहा है। मुझे लगता है कि ये इस सरकार का, ये लगभग सभी सरकारें चाहती हैं, यही सरकार नहीं, सरकारों की ये एक अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है कि उनके खिलाफ वो बोलने वालों का किस तरीके से मुंह बंद किया जाए। उन्हें या तो पहले उन्हें समझाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, बहुत तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन ये इस सरकार का एजेंडा कुछ और भी ज्यादा व्यापक और गहरा है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये आज्ञा पालक समाज बनाने का एजेंडा है। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जिसमें लोग केवल 5 साल में एक बार वोट देने के लिए बाहर निकलें, उनकी राजनीति और राजनीतिक चिंतन केवल वहीं तक सीमित रह जाए, और सरकार के किसी आंकड़े पर शक न किया जाए, सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए, प्रधानमंत्री तो खासतौर से कुछ भी ना पूछा जाए, दूसरे मंत्रियों से भी पूछा जाए तो अभी सतर्क होकर पूछा जाए। अब तो हालत यह है कि संसद के अंदर भी आप बहुत सी बातें नहीं बोल सकते, बहुत सी बातें नहीं पूछ सकते, आपका भाषण संसद के रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा, आपको संसद से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपको, और वही काम अगर सत्तारूढ़ दल के लोग करेंगे तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी एक भाजपा के एक सांसद विधूड़ी ने जो दानिश अली के साथ किया है, वो हम सब लोगों को पता है, आज तक विधूड़ी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई किसी भी किस्म की। विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया गया था, मुझे नहीं पता उसके ऊपर क्या हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे एक कारण बताओ नोटिस दिया था, उसके ऊपर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और विधूड़ी को राजस्थान के चुनाव में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भेज दिया गया है, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब प्रवृत्तियां इस सरकार की खास तरह की प्रवृत्तियां हैं, जिससे वो एक बहुत बड़े पैमाने का एजेंडा, एक बहुत बड़ा एजेंडा जो है वो अपना जमीन पर उतारना चाहती है। ये बहुत दीर्घकालीन एजेंडा है। कोई समाज, आज्ञा पालक समाज आसानी के साथ नहीं बनता, उसके लिए 5 साल की अवधि बहुत थोड़ी है। नरेंद्र मोदी 5 साल की अवधि देश की जनता से और मांग रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर इसी तरीके से उन्हें 5-5 साल की अवधियां प्राप्त होती रही तो वो पूरे समाज को न सही, लेकिन समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने इस एजेंडे का हामी जरूर बना लेंगे। अभय जी, ये जो पिछले दिनों जो कास्ट सेंसस की रिपोर्ट रिलीज की है बिहार सरकार ने जी, क्या ये देश के लिए आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या एक बार फिर से मंडल की राजनीति प्रभावी हो सकती है? देखिए, जितनी घटनाएं अभी आपने अपना प्रस्तावना रख रहे थे, जो घटनाएं आपने गिनाई थी, उसमें केवल यही एक घटना ऐसी है जो नई घटना है, और मैं इस घटना को बहुत ही गहराई के साथ देखता हूं। मेरा मानना है कि जैसे बहुत पुरानी कहावत है, और आप भी इस कहावत से अच्छी तरह वाकिफ में, मैं मानता हूं आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, कि लोकतंत्र एक ऐसा निजाम है, जमहूरियत एक ऐसा निजाम है जहां बंदों को तौला नहीं जाता बल्कि गिना जाता है। तो अब अगर गिनने के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा वोट जो है उस समुदाय के पास है जिसे वर्ण क्रम में शूद्र का दर्जा दिया जाता है, और संविधान के रूप से जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। सबसे बड़ा तबका वो है। अब आप देखिए कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है, उसमें क्या हुआ क्या है, इसमें जरा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपका ध्यान उस तरफ खींचूंगा। उस जनगणना में जो मुस्लिम समुदाय है, जो बिहार में 17% के आसपास है, उस मुस्लिम समुदाय को धार्मिक दृष्टि से, यानी मजहबी दृष्टि से नहीं देखा गया है।
उसे संविधान की ओबीसी वाली श्रेणी की दृष्टि से देखा गया है। उसका जो पिछड़ा हिस्सा है उसको ओबीसी में मिला दिया गया है, और जो उसका अगड़ा हिस्सा है उसको अनारक्षित हिंदू जातियों के साथ मिला दिया गया है। इसीलिए अगर वो हिस्सा हिंदू जातियों में ना मिलाया जाता तो हिंदू जातियों का जो 15% का प्रतिशत आया है वो और भी घट जाता, और ओबीसी जातियों का प्रतिशत 63 तक नहीं पहुंच पाता अगर वहां पिछड़ा हिस्सा ना मिलाया जाता होता। ये बिल्कुल जो संविधान में जो आरक्षण ओबीसी को दिया गया है उस वक्त से जो परंपरा चली आ रही, इससे हिंदू वर्सेस मुसलमान जो धर्म और एक मजहब को लड़ाने की जो तमाम कुत्सित हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये सब हथकंडे भी इससे कमजोर होंगे। पहला तो बहुत उम्दा किस्म का काम इस जातिगत सर्वेक्षण में ये किया गया है। दूसरा, इस सर्वेक्षण की विशेषता यह है कि इसने ओबीसी गोलबंदी को तीसरे चरण में पहुंचा दिया है। मैं मानता हूं पहला चरण वो था 60 के दशक में, जबकि 1957 का जो सोशलिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र था उसे स्वयं डॉक्टर लोहिया ने लिखा था। डॉक्टर लोहिया की अपनी कृति थी, अपनी कलम से उन्होंने उस घोषणा पत्र को लिखा था। उस घोषणा पत्र में पहली बार कहा गया था पिछड़ा पावे 100 में 60। वहां से वो शुरू होती है कहानी। बाद में वो कहा ये पूरी जो ओबीसी गोलबंदी की ये जो प्रवृत्ति है इसकी रेखा सीधे लोहिया से चलकर लालू तक आती है। आप चाहें तो उसमें मुलायम और नीतीश का नाम भी जोड़ लें, तो समझने की दृष्टि से मैं ऐसे लोहिया लालू मॉडल कहता हूं। ये लोहिया लालू मॉडल जो है ये अगड़ी जातियों की गोलबंदी की कोई खास फिक्र नहीं करता था। उससे जो अंतराल पैदा होता था उसको भरने के लिए वो अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के साथ गठजोड़ बनाने पर विश्वास करता था। ये लोहिया लालू मॉडल चल रहा है। उसी वक्त 60 के दशक, जैसे 60 का दशक शुरू होता है उसी वक्त एक नया खिलाड़ी ओबीसी गोलबंदी के मैदान में आता है। उसका नाम है भारतीय जनसंघ। इसके अध्यक्ष थे दीनदयाल उपाध्याय। इस मॉडल को मैं उपाध्याय मोदी मॉडल कहता हूं। उपाध्याय मोदी मॉडल की मुसलमानों की गोलबंदी में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो तो हिंदू राष्ट्रवादी है, लेकिन वो अगड़ी जातियों के साथ में पिछड़ी जातियों को जोड़ना चाहता है जी। ये मॉडल भी इन दोनों मॉडलों में जबरदस्त प्रतियोगिता होती है। आप देखेंगे इन दोनों मॉडलों का जो शुरुआती दौर है उसमें दलितों की गोलबंदी के लिए की कोई चर्चा नहीं की जाती। लोहिया भी अपना 1957 के घोषणा पत्र में दलितों की गोलबंदी की चर्चा नहीं करते। इसलिए एक तीसरा मॉडल खड़ा होता है जिसको मैं कांशी माया मॉडल कहता हूं। 80 के दशक में तीसरा मॉडल सामने आता है। इस मॉडल ने बहुत गति पकड़ी, बड़ा मोमेंटम हासिल किया इसने, और 2017 में 2012 में अपनी दम पर इसने बहुमत प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके बाद से विभिन्न कारणों से, इसकी हम आगे कभी चर्चा कर सकते हैं, आज ये मॉडल चुपचाप कोने में बैठा हुआ है और निष्प्रभावी हो गया है। मुख्य प्रतियोगिता इन दो मॉडलों में चल रही है, जो लोहिया लालू मॉडल है और उपाध्याय मोदी मॉडल है। 90 के दशक और इस सदी के पहले दशक तक लोहिया लालू मॉडल आगे रहता है क्योंकि इस दूसरे वाले मॉडल को अगड़ी पिछड़ों को जोड़ने में उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। मोदी के आने के बाद ये जो सफलता उसे प्राप्त होती है अगड़ों और पिछड़ों को जोड़ने की, उसकी वजह से क्या होता है कि हिंदू एकता 40% के इर्द गिर्द पहुंच जाती है। जैसे ही हिंदू एकता 40% के इर्द गिर्द पहुंच जाती है, मुसलमान वोटों की प्रभावकारिता, उनकी जो अपनी एफिकेसी है वो लगभग 0 में बदल जाती है। और दूसरा लोहिया लालू मॉडल जो है वो पिछड़ने लगता है। उसके भी बहुत सारे कारण हैं। वो पिछड़े वर्ग के नेताओं का आचरण उसमें है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से कहें या जिस वजह से कहें उस पर भी हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बावजूद भी, लगातार चुनाव हारने के बाद भी जीवित रह सकती है क्योंकि अगड़ी जातियों का वोट स्थायी रूप से उसकी जेब में पड़ा हुआ है मुद्दतों से। भाजपा चुनाव हारे न हारे, ब्राह्मण बनिया ठाकुर कायस्थ भूमिहार, ये मैं मोटे तौर पे कह रहा हूं। इसमें कुछ ऐसी जातियों को भी जोड़ सकते हैं जो अगड़ी जातियां नहीं है लेकिन उनकी मानसिकता अगड़ी जातियों की है। जैसे आप जाटों को जोड़ सकते हैं या और कुछ जोड़ सकते हैं। उनके वोट लगातार उनको भाजपा को प्राप्त होते हैं, वो चुनाव जीते हैं हारे, वो राजनीति में टिक सकते हैं। लेकिन जो लोहिया लालू मॉडल है, अगर वो बहुत ज्यादा चुनाव हारेगा तो उसके लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि मुसलमान वोट फिर बिखरने लगता है। तो इस बार बहुत दिनों से वो लोग इस पर काम कर रहे थे कि हम भी अपना एक ब्रह्मास्त्र निकालें, और कांग्रेस भी उनके साथ थी। कांग्रेस जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी कांग्रेस उनके इस विषय पर काम कर रही थी। देखिए, कांग्रेस ने इसीलिए 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कराया था। वो कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी, वो बहुत बड़ी कार्रवाई थी।
और जब वो मोदी चुनाव हार गए तो मोदी को वो पूरा सेंसस की रिपोर्ट और सारे डेटा वगैरह देके गए। मोदी जी उस डेटा पे आज तक बैठे हुए हैं, न केवल उस पर बैठे हुए हैं, खुद उनकी अपनी बनाई हुई जो जी रोहिणी कमीशन का डेटा है उसके ऊपर भी मोदी जी बैठे हुए हैं। उसका एक कारण है, उसका कारण यह है कि जब जातिगत चेतना तीखी होती है तो हिंदू एकता गड़बड़ाती है, हिंदू एकता का प्रोजेक्ट गड़बड़ाता है। जब जातिगत चेतना धुंधली होती है, उसकी धार कुंद होती है, तब हिंदू एकता करने में आसानी होती है। इसीलिए वो न दूसरे का किया हुआ जातिगत सेंसस, न अपना किया हुआ अपना किया हुआ अध्ययन, दोनों में से किसी को नहीं ला। वो ये सुविधा अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हम जब चाहते हैं तब हम ओबीसी हो जाएंगे, जब हम चाहेंगे तो हम दलित समर्थक हो जाएंगे, जब हम चाहेंगे तब हम विकासवादी हो जाएंगे, जब हम चाहेंगे तब हिंदू राष्ट्रवादी हो जाएंगे, जब हम चाहेंगे तो हम कहने लगेंगे सबका साथ सबका विकास। वो ये सुविधा, जबकि लोहिया लालू मॉडल है, उसने जातिगत जनगणना करके उनसे ये सुविधा छीन ली है। अब इस जनगणना के कारण जो ओबीसी गोलबंदी की प्रक्रिया है, दौर है, वो तीसरे चरण में पहुंच गया है। दूसरा चरण मंडल वाला था, ये तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसके आंकड़ों के तहत जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं वो भी अपने एजेंडे पे पुनर्विचार करेंगी। भाई उनकी वजह से जो अति पिछड़ा वर्ग था उसको उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव उस पर ध्यान नहीं देते थे, अखिलेश मुलायम ध्यान नहीं देते थे, नीतीश कुमार ध्यान देते थे, ये बात सही है। वो लोग भी ध्यान देंगे नए सिरे से। तब फिर भाजपा की अभी तक तो मोनोपोली थी ना ईबीसी को और महादलितों को मोबिलाइज करने की, ये मोनोपोली भाजपा की टूट जाएगी और इन वोटों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रतियोगी मैदान में आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जो कह रहे हैं ना कि ये पाप कर रहे हैं लोग, जी, जातियों को कराने के पाप कर रहे हैं, तो इसको पाप कहने के पीछे यही कारण है। बट आपने बहुत विस्तार से और बहुत प्रभावशाली तरीके से आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो गोलबंदी है, यानी जो उपाध्याय और मोदी मॉडल है, एक तरीके से अगर आप देखें तो बहुत ही प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई पड़ता है अपर कास्ट और ओबीसी और दलित तबके के बीच में। बीजेपी क्यों इसको अपने साथ लाने में कामयाब रही, काफी हद तक कामयाब रही? और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न है जिस पर आपने इशारा किया है कि अगर वो इस ओबीसी मॉडल को पूरी तरीके से अख्तियार करने की कोशिश करेंगे तो जो उनका अपर कास्ट है उनसे भाग जाएगा, जिसकी वजह से उनके मन में दुविधा है कि क्या वो कास्ट सेंसस को स्वीकार करें या स्वीकार ना करें। एक कंफ्यूजन की स्थिति पार्टी के अंदर खुद है। अब इसका भी जवाब आप दीजिएगा, क्या ये दुविधा बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? देखिए, जिस चीज को आप प्राइमरी कंट्रोडक्शन कह रहे हैं, आप माफ करेंगे मुझे कि मैं उसको बहुत महत्व नहीं देता। उसकी वजह, आप 60 के दशक से इतिहास देखिए इसका। 60 के दशक में जो खेतिहर ओबीसी जातियां थी, मैं कारीगर ओबीसी जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो खेतिहर ओबीसी जातियां थी वो बट गई थी। जो यादव लोग थे वो लोहिया लालू मॉडल के साथ चले गए थे। उस वक्त तो लालू जी नहीं थे, मतलब लोहिया जी थे, उनके साथ चले गए थे। और जो लोधी और काची थे उनका एक बड़ा हिस्सा है वो पूरे के पूरे दीनदयाल उपाध्याय के साथ चले गए थे। हम लोग चूंकि हिंदुत्ववादी राजनीति को नापसंद करते हैं, इसलिए हम लोगों ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 60 के दशक से ही लगातार कंसिस्टेंटली बिना किसी अंतराल के लोधी, उत्तर प्रदेश का लोधी समाज, मध्य प्रदेश का लोधी समाज और काछी समाज, इसको शाक्य समाज बोलते हैं, ये भारतीय जनसंघ के साथ रहा। तो और ऊंची जातियां उनके पास तब भी कांग्रेस के साथ थी मुख्य तौर पर, लेकिन कांग्रेस से जो भी बचती थी सब वो जनसंघ के साथ होती थी, या मौके पर मौके देखकर, उम्मीदवार देखकर इधर भी चली जाती थी। तो उसी वक्त से इन दोनों का गठजोड़ बनाने की कोशिश की जाती रही है। एक ये लंबी प्रक्रिया है। जब कांग्रेस का पराभव हुआ, यानी कांग्रेस का ग्राफ जब नीचे गिरने लगा, उसके भी विभिन्न कारण है, उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, नीचे गिरने लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने उस अंतराल को भरना शुरू किया और ऊंची जातियां स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई। शुरू में ऊंची जातियों में इस सवाल को लेकर बेचैनी थी, इसका आपने जिक्र किया कि भाई वोट हम देते हैं और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बन जाते हैं, वोट हम देते हैं मुख्यमंत्री उमा भारती बन जाती हैं। इस तरह को लेकर उनके दिमाग में जिम्मेदारी थी। भाजपा के अंदर भी इसका अंतर्द्वंद था और भाजपा के अंदर मुरली मनोहर जोशी उस अंतर्द्वंद के प्रधान अभिव्यक्ति मुरली मनोहर जोशी ऐसे नेताओं के उसमें होती थी। गोविंदाचार्य मुरली मनोहर जोशी की आपसी प्रतियोगिता जो 90 के दशक में निकल के आई थी,
उस पर हम लोगों की निगाह गई और हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की है। गोविंदाचार्य वो सोशल इंजीनियरिंग के समर्थक और वाहक थे, जिसका मुरली मनोहर जोशी हमेशा एकात्म मानववाद के नाम पर उसका विरोध किया करते थे। लेकिन 1974 में बाला साहब देवरस ने पूना की वसंत व्याख्यान माला में एक व्याख्यान दिया। उस व्याख्यान में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का तेजी से, कहा नहीं, उसका मतलब यही था, तेजी से उसका ओबीसीआइजेशन करना होगा। उसके बाद से धीरे धीरे, शुरू में धीरे धीरे, रुक रुक कर, और बाद में बहुत तेजी से, और मोदी जी के जमाने में सबसे ज्यादा तेजी से संघ का और भाजपा का, दोनों का ओबीसीकरण हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर। हम लोगों को उस ओबीसीकरण के बारे में मोटी मोटी बातें पता हैं, उसका बारीक अध्ययन नहीं किया गया है। उसके बारीक अध्ययन का केवल एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूं जी। 2014 का चुनाव जीतने के बाद में, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा था, उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुत बड़ा समर्थन मिला। उससे लेके 2014 से लेकर 2017 के बीच में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर संगठन के ऊपर हावी थे भाजपा के, उन सबको हटा दिया गया और भाजपा के सांगठनिक चुनावों को भी स्थगित किया गया। नामजदगी के जरिए वहां पिछड़े वर्ग के लोगों को बैठाया गया, जहां जरूरत थी वहां पर गैर जाटव दलितों को भी बैठाया गया वहां पर, यानी अध्यक्ष, महासचिव वगैरह, ये सब उनको बनाया गया। ये पूरा 3 साल में योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि उन जातियों का और अगड़ी जातियों के बीच में एक व्यापक संशय एक खड़ा किया जा सके और 45 से 50% की हिंदू एकता कायम की जा सके। इस तरह से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो कैचमेंट एरिया था, उस कैचमेंट एरिया का सिरमौर बन गया। गुजरात से भी ज्यादा महत्व हो गया। गुजरात में सीटें तो बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में सीटें उससे 4 गुनी ज्यादा हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बाकायदा सुचिंतित सांगठनिक युक्तियों के जरिए इस काम को अंजाम दिया गया है और ऊंची जातियों ने ये मान लिया है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी जाति का मुख्यमंत्री हो, हमारा भाजपा के अलावा और कोई आसरा हमारे पास नहीं है। उसका कारण यह है कि जो सामाजिक एकता की पार्टियां थी, अंबेडकरवाद है, वामपंथ है, समाजवाद है, इस भाषा का इस्तेमाल, सेकुलर, लिबरल, इन भाषाओं के इस्तेमाल करने वालों ने एक फिक्रा इस्तेमाल किया ब्राह्मणवाद विरोध का। उस ब्राह्मणवाद विरोध के फिक्रे में अगली जातियों को जम के गरियाया गया, नीचे से ऊपर तक जम के गरियाया गया और ये बात इस तरह पेश की गई कि हम आपसे सत्ता स्थायी रूप से छीन लेंगे, यानी फिर आपके पास कभी भी सत्ता नहीं जाएगी, हम आपसे। तो ये जो बात, जब आप लोकतंत्र में किसी समुदाय से स्थायी रूप से सत्ता छीनते हैं तो एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है, इसका आपको पहले से अंदाजा नहीं होता। ऐसी प्रतिक्रिया कई प्रांतों में हो चुकी है। जब अहिंदाओं ने, अहिंदा नीति के तहत लिंगायतों से सत्ता छीनी गई तो लिंगायत भाजपा के साथ चले गए। जब गुजरात में माधव सिंह सोलंकी की रणनीति की वजह से पटेलों से सत्ता छीनी गई तो पटेल स्थायी रूप से भाजपा के साथ चले गए। जब उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पर, ऐसी जगहों पर कहा गया, सवर्णों को धमकाया गया कि हम आपसे, या ऊंची जातियों को धमकाया गया, वर्ण तो एक शूद्र जातियों के पास भी होता है, कि हम आपसे स्थायी रूप से सत्ता छीन लेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो उनको लगता है कि भाई हमसे तो सत्ता स्थायी रूप से छीनी जाने वाली थी बहुजन थीसिस के तहत या सामाजिक न्याय की थीसिस के तहत, तो हम भाजपा के साथ हैं। ठीक है, हमको योगी जी अपने ठाकुरवाद के जरिए परेशान करते हैं, कोई बात नहीं, हम वो परेशान होते रहेंगे। पिछले चुनाव में लग रहा था कि ब्राह्मण इनके खिलाफ वोट देंगे, लेकिन ब्राह्मणों ने अंततः तय किया कि हम अखिलेश को यादव मुसलमान वोट नहीं देंगे, वोट नहीं दे सकते। अंततः वो भाजपा के साथ ही चले गए अपनी तमाम नाराजगियों के बावजूद। मुझे जाने कितने फोन आते थे, कितने लोग कहते थे कि भाई इस बार नहीं देंगे भाजपा को वोट। बाद में हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो देना पड़ा, हमको सब लोगों ने तय किया उधर ही वोट देंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोकतंत्र में जब आप परमानेंट मेजॉरिटी बनाने की कोशिश करते हैं तो परमानेंट मेजॉरिटी बनाने की कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी को भी झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि वो भी परमानेंट मेजॉरिटी बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा भी अपनी उस दुर्गति से बच नहीं सकती जिस दुर्गति की शिकायत दूसरे दल हुए। तो अब ये जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति अभी भी बीजेपी के अंदर है, और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि सुशील मोदी कहते हैं कि हमने
हम जब निकले उसके पहले ये कास्ट सेंसस को हम लोग एंडोर्स कर चुके थे। गिरिराज सिंह कहते हैं भाई ये तो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो कहते हैं कि इसकी मेथोडोलॉजी में पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तो पाप किया जा रहा है और हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ा जो वंचित है वो तो गरीब तबका है। ये जो कंफ्यूजन की स्थिति आज की तारीख बीजेपी, ये कंफ्यूजन आशुतोष जी ठीक वैसे ही है जिस कंफ्यूजन के लाल कृष्ण आडवाणी शिकार थे 1990 में, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की गई थी। ये वो याद दिलाता है कंफ्यूजन। हालत ये थी कि जब आत्मदाह करने वाले छात्र नेता को जब सफदरजंग के वार्ड में आडवाणी जी और खुराना जी देखने गए और जब बाहर निकले देखकर, तो वहां पर आरक्षण विरोधी छात्र जमा हो गए। ये मशहूर घटना है, सब जगह छप चुकी है घटना ये। तो उन्होंने एक ऑटो रिक्शा पर खड़े होकर उन छात्रों को संबोधित करने की कोशिश की। छात्रों ने कहा आप आरक्षण का विरोध कीजिए, क्योंकि आरक्षण विरोधी छात्र थे। आडवाणी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया। इस बात पर उन लोगों को बहुत हूट किया गया, बड़ा अपमानित किया गया और किसी तरह मदन लाल खुराना ने खुद आगे आकर आडवाणी जी को बचाया और बचा के वहां से निकाल कर ले गए। उससे आडवाणी जी के दिमाग में आया कि भाई ये तो हम तो बहुत संकट में फंस गए, हमने आरक्षण का विरोध, हम आरक्षण के विरोधी हैं लेकिन आरक्षण का विरोध हम कर नहीं सकते। उसकी काट में राम रथ यात्रा निकाली गई। अब सवाल ये है कि ये जो जातिगत जनगणना है ये कोई बिहार तक तो सीमित रहेगी नहीं, तो भाजपा के अंदर भी मांग उठ रही है जी। पूरे एनडीए के अंदर ये मांग उठ रही है। देश के कर्नाटक ने और पहले से जातिगत जनगणना कर रखी है, हो सकता है कि अब सिद्धरमैया भी उसके आंकड़े जारी कर दें। तो उड़ीसा में भी निकलने वाली है जी, सब जगह जातिगत जनगणना होगी। जो जिन है बोतल से निकल आया है। तो अब इसकी काट कैसे करेंगे, इस बात को लेकर भाजपा के अंदर रणनीतिक मानस भाजपा का हिल गया है। मोदी जी तो उस मनमोहन सिंह के उस बयान को, जिसको लेकर भाजपा ने कितनी लानत मलामत की है कांग्रेस की, अल्पसंख्यकों वाले बयान को, उसको सकारात्मक दृष्टि से पेश करते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उसको देख। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तर्क कैसे, बच्चों की तरह तर्क कर रहे हैं। बच्चा एक बच्चा दूसरे से बहस करता है, उसके तर्क को उठा लेता है उसकी बात काटने के लिए। इस तरह की बात करते हुए जा रहे हैं। अभी भाजपा को समझ में नहीं, भाजपा को 2 बहुत बड़े झटके लगे, या मैं कहूंगा भाजपा को 3 बहुत बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका तब लगा था, झटके लगने की शुरुआत तब हुई थी जबकि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था। उस झटके से भाजपा आज तक नहीं उबर पाई। और नीतीश कुमार ने झटका ये दिया है जातिगत जनगणना वाला द्वारा जी। नीतीश कुमार ने जो बीच में दूसरा झटका जो मिला, जो इंडिया गठबंधन बनने का झटका लगा, वो झटका भी, उस झटके में भी नीतीश कुमार का योगदान है, प्रमुख योगदान है उसके अंदर। तो नीतीश कुमार देखा जाए तो लगातार मोदी को झटके पे झटका दे रहे हैं। इसलिए भाजपा को याद आ रही होगी अपनी वो रणनीतिक गलती, क्यों उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश की। अगर भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश न की होती, अगर बिहार भाजपा के अंदर ये मांग जोर से न उठी होती कि हम अकेले चुनाव लड़के जीत सकते हैं, क्यों इस आदमी से गठजोड़ किया जाता है, तो आज भाजपा बड़ी सुरक्षित होती। मेरा मानना है नीतीश कुमार एनडीए में होते और बिहार में भाजपा का लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से 2019 की तरह ही कंप्लीटली सेट होता। बिहार में भाजपा उत्तर प्रदेश जैसी नहीं है, वहां ब्राह्मण बनिया पार्टी है और वहां पे जो पिछड़ों के और दलितों के वोट जो मिलते थे भाजपा को, नीतीश कुमार के जरिए मिलते थे। आज तो भाजपा बिहार में बहुत बुरी हालत में पहुंच गई है। जातिगत जनगणना ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी है। काफी बड़ा डेंट बिहार में लगने वाला है इनको। बट एक बड़ी अद्भुत घटना पिछले दिनों हुई है और आपका ध्यान उस तरफ निश्चित तौर पर गया होगा कि आरएसएस के प्रमुख जो कहते थे कि आरक्षण रिव्यू होना चाहिए 2015 में, वो ये कह रहे हैं कि 2000 साल तक इनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया गया है। अब आने वाले 2 साल आपको झेलना पड़ेगा, 200 साल आपको झेलना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर दांव ये है आशुतोष जी कि ये सब कहने का अधिकार वो केवल अपने पास ही सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर आप इस बात को करेंगे तो आप पे आरोप लगाया जाएगा कि हिंदू समाज को आप बांटना चाहते हैं। वो अगर कहेंगे तो कहा जाएगा देखिए इनकी सामाजिक दृष्टि कितनी रेडिकल है। वो हिंदू समाज को एक रखने के लिए इस बात को कह रहे हैं। आप अगर ये बात कहेंगे तो आप हिंदू समाज को बांटने के लिए ये बात कहेंगे। जो सत्तारूढ़ शक्तियां होती हैं वो हमेशा रेडिकल हो जाने का, परंपरावादी हो जाने के सारे अधिकार अपने पास रखना चाहती है। इसलिए कांग्रेस किसी जमाने में जब चाहती थी तो सांप्रदायिक हो जाती थी, जब चाहती थी सेकुलर हो जाती थी। उसी तरीके से ये लोग भी जब चाहते हैं जो ये सब अपने पास रखना चाहते हैं अधिकार। हम और आप कहेंगे तो हम और आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे।
तो अभय जी, तो आप इनकी इस भाषा में ईमानदारी नहीं देखते हैं, कोई आत्म देखिए, परिवर्तन नहीं? देश में हर चीज राजनीति के जरिए संसाधित होती है, और ये लोग तो रोजमर्रा की राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, ये तो एक विचारधारात्मक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। बिल्कुल। अब यहां ये से तो मेरा एक अगला ideological सवाल, प्रोजेक्ट है। अगला सवाल इसी बात को लेकर है कि इस कास्ट सेंसस का कितना फायदा इंडिया गठबंधन को होगा, या होगा भी कि नहीं होगा? बिहार में तो इसका बहुत फायदा होने वाला है। मेरा मानना है कि बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद पिछली बार 17 सीटें जीती थी। 17, 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी ने जीती थी, और बाकी नीतीश कुमार की पार्टी ने जीती। 16 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी ने, 16 नीतीश कुमार पार्टी। 40 में से 39 सीटें इंडिया के पास। मुझे तो नहीं लगता इस बार लोक जनशक्ति पार्टी को कुछ खास मिलेगा, एक आध सीट को छोड़ के। मतलब मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं, अभी तो बहुत बारीक अंदाजे नहीं लगाए सकते, और भाजपा को भी 8 से लेकर 10 सीटों का डेंट जो है वो बिहार में लग सकता है। तो काफी बिहार में इनको नुकसान होने वाला है इस यहाँ से। और जहां जहां जातिगत चेतना तीखी होगी, और उस तीखी चेतना के प्रभाव में जब जो डोमिनेंट ओबीसी कास्ट की पार्टियां हैं, जैसे कि यादव खासतौर से यादव, जब वो लोग अपनी प्लेट अच्छी तरीके से सजाएंगे तो वो पिछड़े वर्ग की एकता कर लेंगे, जो कि अखिलेश ने 2022 में करके दिखाई। 2022 में अखिलेश ने काफी अच्छी पिछड़े वर्ग की एकता करके दिखाई थी। बाद में वो नेता नहीं रहे अखिलेश के साथ, वो प्रकाश राजभर इधर उधर चले गए हैं, और निषाद पार्टी के लोग भी चले गए हैं, महान दल भी चला गया है छोड़ के। लेकिन अगर वो ठीक से टिकटों का बंटवारा करेंगे, लोगों को दिखाई पड़ेगा कि जो कमजोर ईबीसी हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको भी मिल रहा है टिकट वगैरह, तो फिर वहां भी फिर से पिछड़े वर्ग की एक एकता खड़ी होगी, और उससे भाजपा को, और भाजपा को ही नहीं, हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान होगा। तो ये जो महिला आरक्षण बिल में जो ओबीसी को आरक्षण देने की बात की गई, पास होने के बावजूद बड़ी मजबूती के साथ उसको पूरे विपक्ष ने रखा, उससे बीजेपी क्या लाभान्वित होगी या बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, बीजेपी उस सवाल को लेकर संकट में है। जो ओबीसी महिलाओं के लिए आप राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण करें, ये कोई नौकरी का सवाल तो ही ना है, ना शिक्षा संस्थानों में दाखिले का सवाल है, ये तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजर्वेशन का सवाल है ना। तो जैसे ही आप ओबीसी इस मांग के सामने झुकेंगे, जो कि भाजपा को झुकना पड़ेगा, अगर 2024 में भाजपा की सरकार आती है तो उसको झुकना पड़ेगा। जैसे ही आप महिला आरक्षण के तहत स्त्रियों के लिए, ओबीसी स्त्रियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करते हैं, जैसे कि आज एससी एसटी के लिए हैं, वैसे ही ओबीसी पुरुष कहना शुरू करेंगे, जब इन लोगों को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो उसके बाद ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा। अभी तक उन्हें रिजर्वेशन नौकरियों में और शिक्षा में है रिजर्वेशन, फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा, उससे देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। वो बहुत एक मुश्किल क्षण होगा हिंदुत्ववादी गोलबंदी के लिए। बिल्कुल। तो अभी आप विधानसभा चुनाव को किस नजर से देखेंगे? क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में जहां 4 राज्य हैं, मिजोरम को अगर आप छोड़ दें, तो वहां पे क्या स्थिति बीजेपी की रहने वाली है? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो मैं पहले भी कहता रहा हूं इस बात को, फिर कह रहा हूं कि ये स्त्री आरक्षण ना होता, जातिगत जनगणना ना होती, उस स्थिति में भी कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों को बहुत अच्छा लड़ रही है। मेरे पास जो खबरें आई हैं, उससे जो अंदाजा बनता है, उसमें लगता है कि तेलंगाना में, जहां पहले मैं समझता था कि भारत राष्ट्र समिति शायद काफी आगे है कांग्रेस से, लेकिन अब लग रहा है कि वहां पर भी टक्कर हो गई है बिल्कुल एकदम। कोई जरूरी नहीं है कि बीआरएस ही जीते, वहां कांग्रेस भी जीत सकती है, और भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है तीसरे नंबर पे होगी वहां पर। और राजस्थान में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर काफी एंटी इनकम्बेंसी है वहां पर। ये फिर कांग्रेस बड़े पैमाने पर टिकट काटने की, मुझे पता लगा टिकट काटने की योजना भी बना रही है। कम से कम 70-80 टिकट कांग्रेस काटेगी, ताकि स्थानीय स्तर की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको बंद किया जा सके। और गहलोत की निजी छवि बहुत अच्छी है, उन्होंने जो योजनाएं पेश की हैं, जो उन्होंने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, इन सब की वजह से वो पूरी तरीके से टक्कर में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मुझे आगे लग रही है। स्थिति यह है कि 18 साल पुराना मुख्यमंत्री मोदी जी के बगल में खड़ा रहता है, जिसने अपने छवि का, अपने चेहरे का विज्ञापन करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए पिछले दिनों, और अभी लगातार खर्च करता जा रहा है। तो उसका कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है, जनता से पूछना पड़ता है उसे, मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। और ये स्थिति मध्य प्रदेश, तो मुझे लगता है कि भाजपा में जो आइडियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल
सेंट्रलाइजेशन है वो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गया है। इंदिरा गांधी ने भी कभी कांग्रेस का उतना नहीं किया गया, और वो अब धीरे धीरे राज्यों की राजनीति में वो बैकफायर कर रहा है, बूमरैंग कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए भाजपा हर जगह मोदी जी के तमाम हस्तक्षेप और भीषण भाषणों के बावजूद भाजपा उन चुनावों में पीछे रह जाती है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मोदी से शुरू होगी हर चीज, और मोदी पे ही खत्म हो जाएगी, चाहे वो राज्यों का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। ये चीज भारत जैसे देश में हर मोर्चे पे अनुकूल नहीं बैठती। बिल्कुल। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारगर्भित तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने हमारे सामने भारत की राजनीतिक परिदृश्य को रखने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।